गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है मार्च 8 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन आज के टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ कि कल कौन से एस्पिरेंट ने यहाँ पे हमारे आंसर दिए थे, क्योंकि देखिए कल कुछ एमसीक्यूज हम लोगों ने किए थे, कुछ सवाल आपसे पूछे थे। बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का यहाँ पे नाम मेंशन किया है जिनके आंसर काफ़ी डिटेल्ड थे और बहुत अच्छे लगे। मोहम्मद हुसैन बहुत अच्छा आंसर दिया। नीलंजना है एक बहुत रेगुलर स्टूडेंट है हमारी, टेस्ट सीरीज भी इन्होंने ज्वाइन किया है। कुणाल ने बहुत बढ़िया आंसर दिया है। कस्तूरी ने बहुत अच्छे आंसर दिए हैं। सैरफ रेयान ने तो इतना डिटेल्ड आंसर दिए हैं और बहुत ज़्यादा थैंक यू बोला है पूरी प्रेपायस की टीम को उसके लिए। आपके काइंड सभी लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब फील करते हैं कि हम लोग यहाँ पे जेन्युइनली आपकी हेल्प करते हैं। सैफ रियान ने बताया है कि वो पिछले हफ्ते की और इवन उससे भी पिछले हफ्ते की एनालिसिस देख रहे हैं क्योंकि उनका पेंडिंग चल रहा था। फिरोज़ का कहना है कि सर हम लोग साइंस एंड टेक और इकोनॉमी वाले टॉपिक्स को भी लिया करें। देखिए अगर आप देखें, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नए स्टूडेंट हो यहाँ पे शायद। पुराने स्टूडेंट को पता है कि जब भी इकोनॉमी के आर्टिकल आते हैं मैं उन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि इकोनॉमी स्टूडेंट्स का वीक होता है। लेकिन इकोनॉमी में कई बार ऐसे टॉपिक आते हैं न्यूज़पेपर में जो बहुत ही कोर इकोनॉमी के होते हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन कभी भी मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसा टॉपिक है जो कि इन्फ्लेशन से रिगार्डिंग है, बैंकिंग के रिगार्डिंग है, वो चीज़ें मैं डेफिनेटली लेता हूँ जो यूपीएससी के परस्पेक्टिव से मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए अब जब बिजनेस पेज ओपन करते हो ना तो ज़्यादातर वही लिखी होती है चीज़ें, किस कंपनी ने कहाँ इन्वेस्ट किया, क्या हुआ नहीं हुआ, शेयर बेचे खरीदे, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें आती हैं तो हमेशा मैं उसको प्रेफरेंस देता हूँ। साइंस एंड टेक तो डेली आता नहीं है, साइंस एंड टेक तो हफ्ते में एक दिन ही आता है, संडे वाले दिन। उस दिन मुझे कुछ लगता है तो डेफिनेटली हम लोग लेते ही हैं क्योंकि रोज़ तो साइंस एंड टेक का फिर कंटेंट यहाँ पे आता भी नहीं है। बाकी आप देखते रहिए, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि धीरे धीरे इकोनॉमी के टॉपिक भी हम लोग लेते रहेंगे और साइंस एंड टेक के भी जो है संडे को हम लोग यहाँ पे टैकल करते रहेंगे। बीच में कोई और न्यूज़ आती है साइंस एंड टेक के रिगार्डिंग, जैसे अभी वो न्यूज़ आई थी कि इतना जो हब्बल टेलीस्कोप को रिप्लेस करके हम लोगों ने नया टेलीस्कोप डाला था, तो 2-3 दिन वो न्यूज़ हम लोगों ने डेफिनेटली यहाँ पे कवर किया था। तो इस तरह की कोई चीज़ होती है तो डेफिनेटली करते हैं। इंडियन एक्सप्लोरिंग ड्रीम्स इन्होंने भी कमेंट किया है, रिप्लाई किया है। और देखिए मैं मतलब पर्सनली अगर मैं आपसे बोलना चाहूँ तो इंडियन एक्सप्लोरिंग ड्रीम का इनका एक अपना खुद का शायद चैनल भी है और ये उस पर अपने ब्लॉग डालते हैं। लेकिन मैं अगर आप खुद एस्पिरेंट हो ना, मतलब देखिए आप आपकी लाइफ है, आप जो करना चाहे आप कर सकते हो। अभी आप अडल्ट हो, आप अपनी डिसीजन खुद ले सकते हो, बुरा भला सोच सकते हो। लेकिन बीइंग अ टीचर और हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने ऐसा देखा है कई बार स्टूडेंट दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और उनके जो प्रीलिम्स है ना वो एक नंबर से आधे नंबर से रह जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, अब ब्लॉग बनाना, इंस्टाग्राम बनाना और रील्स बनाना, ये चीज़ें आप सिलेक्शन के बाद भी कर सकते हो। सिलेक्शन ले लीजिए, पूरा टाइम यूपीएससी को दीजिए, कहीं और इन एक्टिविटीज़ में टाइम वेस्ट मत करो, ये सब डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप आपके पीछे लोग खुद फॉलो करते हुए आएंगे। आपको कुछ एफर्ट करने का ज़रूरत नहीं है, आपको लोग बुलाएंगे एज अ सेलिब्रिटी। तो एक बार सिलेक्शन ले लीजिए, इन सारी चीज़ें करने के लिए आपके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत समय मिलेगा। लेकिन यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो। आई नो वेरी वेल, अगर 5 नंबर से, 2 नंबर से, 15 नंबर से आपका मेंस रह जाता है तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। बाकी आपकी लाइफ है, जो करना चाहिए आप कर सकते हो। जो मेरे लिए मुझे गलत लगता है हो सकता है वो आपके लिए सही हो सकता है जो मुझे सही लगता है आपके लिए गलत हो। सबका अपना एक विज़न होता है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। पर्सनली मैंने अपना सिर्फ अपना व्यू बताया है। खैर आज देखते हैं दोस्तों हम कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। डोनेट द पेंशन स्कीम एक ये प्रोग्राम है, इसको लॉन्च किया गया है, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे क्योंकि जीएस पेपर 2 में हमें गवर्नमेंट स्कीम्स भी करनी रहती हैं। फिर देखेंगे कि डीडी इंडिया, भैया देखिए हमारे देश का चैनल है, प्रसार भारती एंड ऑल दैट, राइट। तो अभी हम लोग इसको इंटरनेशनली ग्रो करना चाहते हैं ताकि हम लोग दुनिया को दिखा सके कि भैया इंडिया कल्चर, इंडिया का मतलब पूरा सिस्टम क्या है। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अभी हम लोग जा रहे हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे हल्का सा। यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में भी, क्योंकि दोनों मैंने टॉपिक ना एक ही जगह पे कवर कर दिए हैं। नो फ्लाई जोन बहुत न्यूज़ में है पिछले कई दिनों से, क्योंकि रशिया के मिस्टर पुतिन ने ये चेतावनी दी है पूरी दुनिया को कि जो भी कंट्री यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करेगी, खासकर नाटो को बोला उसने बेसिकली, है ना, तो हम लोग उसको समझेंगे कि वो रशिया के साथ डायरेक्ट वॉर कर रहे हैं। तो ये नो फ्लाई जोन क्या है, कैसे काम करता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देखेंगे। पोटेंशियल ऑफ वीमेन, आज वीमेंस डे है, तो पोटेंशियल ऑफ वीमेन, आज वीमेन को लेके 2 एडिटोरियल हैं।
तो एक एडिटोरियल मैंने कवर किया है, दूसरा एडिटोरियल आप खुद से कवर कर सकते हो। चैलेंजेस क्या क्या हैं और अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, खासकर कोविड-19 के समय में, इसको थोड़ा हम लोग देखेंगे। काफ़ी सारे आज एडिशनल टॉपिक भी हैं छोटे बड़े, वो आप लोग देख लेना। बाकी आज करते हैं शुरुआत। देखिए आज है वीमेंस डे, तो जितने भी वीमेन हैं हमारे चैनल पे, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी वीडियोस देखते हैं, इवन जो नहीं भी देखते हैं, सभी को वीमेंस डे की बहुत बहुत बधाई। ऐसे मैन भी होंगे जिनकी लाइफ में किसी ना किसी वीमेन टीचर का, उनकी मदर का, सिस्टर का, किसी ना किसी का रोल रहा होगा। तो अगर आपके लाइफ में किसी वीमेन ने बहुत पॉजिटिवली अगर इम्पैक्ट किया है, आपकी लाइफ को ग्रो करने में हेल्प की है, तो आप अपनी कोई स्टोरी शेयर कर सकते हो हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में। आपकी मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, टीचर हो सकती हैं, नेबर हो सकती हैं, इवन कोई भी हो सकती है जिससे आप ज़िंदगी में कभी मिले भी नहीं। तो ऐसी कोई वीमेन जिन्होंने आपको बहुत इंस्पायर किया है, और ऐसी वीमेन जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं, जो हमेशा आपको इंस्पायर करते हैं, वो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए कोई ना कोई स्टोरी। इस बार जो इंटरनेशनल वीमेंस डे की जो थीम है वो है ब्रेक द बायस। ठीक है, ब्रेक द बायस का मतलब होता है प्रेजुडिस। जो अब किसी वीमेन को लेके खास तरह का प्रेजुडिस होता है किसी के मन में, है ना, वो है। और यहाँ पे जो पर्पल, ग्रीन और वाइट, ये जो है तीन जो है इंटरनेशनल कलर की कोई कलर माने जाते हैं। पर्पल का शायद मतलब फ्रीडम होता है, ग्रीन का मतलब पता नहीं, उन्होंने कुछ लिखा हुआ था, जो आप समझ रहे हो वो नहीं है, नेचर वेचर वो नहीं है इसका। ग्रीन का मतलब हेल्दी है शायद, हेल्दी, और वाइट का मतलब है पीस। तो ये इसके तीन कलर माने जाते हैं। हालांकि इनको लेकर बहुत सारे लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बट एनीवेज, सो दिस इज़ द थिंग। हमारी कंट्री में बहुत सारी वीमेन रही हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है हमारी कंट्री में। इवन इंडिया का कल्चर तो ऐसा रहा है ना यार, जब दुनिया में औरतें न्यूजीलैंड में, ब्रिटेन में, यूरोप में अपनी वोटिंग अधिकारों के लिए लड़ रही थी, उस समय इंडिया में ऑब्वियसली वोटिंग अधिकार औरतों को मिला था। हमारे फ्रीडम फाइटर्स के मन में एक बार भी नहीं आया कि वीमेन को वोट नहीं देना चाहिए। भैया जब से शुरुआत हुई है तब से ये बात बिल्कुल ऑब्वियस थी कि मैन और वीमेन को बराबर वोट मिलना चाहिए। जबकि इसको लेके यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत स्ट्रगल किया है वीमेन ने अपने अधिकारों को लेके, वहाँ पे उनको वोटिंग अधिकार थे ही नहीं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ डिस्टिंग्विश्ड वीमेन है रही हैं इंडिया में, जो फर्स्ट इंडियन वीमेन, पहली प्रधानमंत्री, पहली राष्ट्रपति, है ना, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। एक पिक्चर आपके लिए लेके आया हूँ, अगर आप ध्यान से इसको देखो। एक बार मुझे ये बताओ कि आप इनमें से कितने को पहचान सकते हो, कुछ बताओ आप कमेंट। चलो चलो गेम खेलते हैं आज। तो ये जो वन पे है, बताइए ज़रा कौन है, देखते हैं आपकी पहचान कितनी है। ये टू टू को भी बताइए आप, आपकी पहचान देखते हैं। ठीक है, ये तो आपको बाकी पता होगा। ये थ्री को बताइए कौन है, फोर को बताइए कौन है, ठीक है, और इसको फाइव को बताइए कौन है। तो ये कौन है वीमेन, अगर आप देखते हो, चीज़ों को पढ़ते हो, तो डेफिनेटली आपको पता होगा। वैसे तो मुझे इतना गारंटी है आपको इनमें से ना 5-7 से ज़्यादा पता नहीं होगा, लेकिन जो खास मैंने आपसे पूछे हैं ना 1 2 3 4, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए, कल इसके बारे में देखेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के फ्रंट पेज पे। देख लेते हैं हमारा क्या है फ्रंट पेज पे। मल्टीपर्पज़ इलेक्शन, ये इसको कोई मतलब नहीं है। वोट मदर्स नेम ऑन द पैन कार्ड। देखिए हमारे यहाँ पे समस्या ऐसी है ना, जब भी आप कोई आधार कार्ड बनवाने जाते हो, डीएल बनवाने जाते हो, पैन कार्ड बनवाने जाते हो, तो वहाँ पे फादर का नेम पूछा जाता है ना। लेकिन मदर का नेम भी डेफिनेटली पूछा जा सकता है। हो सकता है कोई कोई ऐसा हो जो मदर फादर सेपरेट हो गए हों, तो फादर का नाम ऐड नहीं करना चाहता हो, है ना। इसी तरह का केस हुआ था, स्पेशली स्मृति सिन्हा और इनके सुपुत्र हैं शिवम। तो ये अपनी मदर का नाम लिखवाना चाहते थे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह के ऊपर। बहुत समय लगा इनको। जब ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इन्होंने लिया था ना, तब से समस्या शुरू हो गई थी। बाद में इन्होंने आधार कार्ड बनवाया, पासपोर्ट बनवाया, वो सारी सारी चीज़ें। अभी फाइनली इनको कई साल लगे पैन कार्ड पे अपने मदर का नाम लिखवाने में। तो इस तरह के रूल्स यहाँ पे बहुत पहले से बने हुए हैं। हालांकि सरकार ने कुछ साल पहले इसको डिक्लेयर कर दिया था कि अगर कोई चाहे तो मदर का नाम लिखवा सकता है। लेकिन अभी भी अगर आप ऑनलाइन पोर्टल्स पे जाते हो, जहाँ पे ये फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं, वहाँ पे आप यही देखोगे कि वहाँ पे फादर का नाम लिखा हुआ है, मदर का नाम प्राइमरीली है नहीं। कुछ चीज़ें तो चेंज हो रही हैं, लेकिन अभी भी कुछ प्लेटफॉर्म पे वही चीज़ें हैं। अभी इसको खैर अपडेट कर दिया गया है पैन कार्ड वाले को, तो लेकिन अभी भी थोड़ा सा इशू तो यही है। रुपी सिंक्स टू रिकॉर्ड लो एज ऑयल प्राइसेस स्पाइक। देखिए भैया, ऑयल प्राइसेस का सीधा सीधा सा रिलेशन होता है इन्फ्लेशन के साथ। देखिए फराज ने कहा था कि हम लोग इकोनॉमी का टॉपिक नहीं लेते हैं। देखिए इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस राइज। और दोस्तों, जो हम लोग चीज़ें खरीदते हैं ना, उसके अंदर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी होती है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी सामान का पैसा आप
पे करते हो उसके अंदर उसकी सारी कॉस्ट होती हैं। उसका इनडायरेक्ट टैक्स होता है, उसके दूसरे टैक्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, उसका रॉ मटेरियल का कॉस्ट होता है, लेबर की कॉस्ट होती है। तो फाइनली कंज्यूमर ही वो होता है जो हर कॉस्ट को बेयर करता है। समझ रहे हो बात को? इसी को तो टैक्स बोलते, सिस्टम बोलते हैं। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा तो उसकी कीमत भी फाइनली आपके प्रोडक्ट में ऐड हो जाती है। और ऑयल प्राइस अगर महंगा हो गया तो डेफिनेटली ट्रांसपोर्ट भी महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो सामान महंगा होगा, सामान महंगा होगा तो इन्फ्लेशन आएगा। और जब जब इन्फ्लेशन आता है तब तब रुपये की वैल्यू डाउन होती है। समझिए, क्योंकि इन्फ्लेशन का सीधा सीधा सा मतलब है भैया कि जो सामान पहले आप मान लो आप पहले एक दर्जन केले खरीद रहे थे, अब वो आपको मिल रहे थे 50 रुपए में, अब इन्फ्लेशन की वजह से वही केले हो गए 70 रुपए के। तो सीधी सी बात है, जो कीमत पहले, जो वैल्यू पहले 50 रुपीज़ की थी वो वैल्यू अभी 70 रुपए की है, मतलब वैल्यू घट रही है। अभी आपको वही सेम 1 डजन बनाना खरीदने के लिए 70 रुपए देने पड़ रहे हैं, पहले आपको सिर्फ 50 रुपए देने पड़ रहे थे। तो करेंसी की वैल्यू डाउन होती है जब जब इन्फ्लेशन आता है। तो इसी वजह से हमारी जो है यहाँ पे रुपये की वैल्यू कम हो गई है, कमोडिटी प्राइस के इंक्रीज़ होने की वजह से। उसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इंडियन मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे हैं, जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह हुई थी उसकी वजह से भी रुपये चला गया है डाउन, और इवन सेंसेक्स भी काफ़ी डाउन चला गया है कल तो ये तो थोड़ा सा था फ्रंट न्यूज़ में, बाकी ये कोई खास नहीं है आपके लिए। अब बढ़ते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट टेस्ट यूपीएससी टू रिस्पॉन्ड टू द प्ली बाय द कोविड हिट एस्पिरेंट। देखिए, आपसे डेफिनेटली यूपीएससी में ये तो एग्जाम पूछने वाला है नहीं, लेकिन कोविड की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम नहीं दे पाए, बहुत सारे लोग सेंटर पे नहीं पहुंच पाए, आखिरी समय पे सेंटर चेंज करने का ऑप्शन था, तो वो सारी की सारी चीज़ें हुई थी। तो कुछ स्टूडेंट ने पीआईएल डाला था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन डाली हुई है, उसी के जवाब में सरकार से जवाब मांगा है यूपीएससी ने कि भैया बताइए, बच्चों की समस्या तो है, जेन्युइन समस्या है, सॉल्यूशन क्या होगा, आप इसके बारे में क्या सोचते हो। लेकिन आई डोंट थिंक कोई यूपीएससी ऐसा करेगा, एक्स्ट्रा अटैम्प्ट देगा। तो जो बच्चे एक्स्ट्रा अटैम्प्ट की उम्मीद में बैठे हैं उनके लिए एक ना थोड़ी सी किरण नज़र आ रही है, होप। लेबर मिनिस्ट्री लॉन्चेस डोनेट अ पेंशन स्कीम। देखिए, इतनी अच्छी स्कीम है ये, आज इसके बारे में पढ़ा तो बड़ा अच्छा लगा पढ़ के कि इस तरह का कोई प्रोग्राम भी हमारे यहाँ पे है। तो प्रोग्राम ऐसा है कि आप अपनी पेंशन के लिए पे नहीं कर रहे हो, आप किसी और की पेंशन के लिए पे करते हो। जैसे मान लो आप तो बड़े अमीर आदमी हो भैया, आपके यहाँ पे कोई गार्डनर होगा, आपके घर पे कोई काम करने के लिए मान लो कोई मेड आती है, कोई कुक आती है, तो आप उनकी पेंशन के लिए भी पे कर सकते हो। इसे कहते हैं डोनेट अ पेंशन स्कीम। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये सिर्फ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए होती है, ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए नहीं होती है। और प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के अंदर इसको लॉन्च किया गया था 2019 के अंदर। तो होगा ये, अगर मान लो किसी मेड का एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज आपके घर पे मेड आती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ऑफ कोर्स, अगर उसकी उम्र 18 से 40 साल के बीच में है तो आप उसके बिहाफ पे 55 रुपये से लेके 200 रुपये, 200 रुपीज़ तक पे कर सकते हो पेंशन उसके बिहाफ पे। उतना ही पैसा सरकार पे करेगी, जितना आप पे करोगे उतना ही सरकार पे करेगी। और जब उसकी एज 60 ईयर्स हो जाएगी तो उसको 3000 रुपीज़ पर मंथ पेंशन मिलेगा। है ना ज़बरदस्त स्कीम? तो अगर आपके आसपास कोई ऑर्गेनाइज्ड वर्कर है, काम करता है, और आपके पास इतना पैसा है तो डेफिनेटली आप वो कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी पूरी की पूरी स्कीम, बढ़िया स्कीम है। डोनर कैन पे द कंट्रीब्यूटर मिनिमम 1 ईयर, 1 साल के लिए आप कम से कम कर सकते हो, विद द अमाउंट ऑफ रेंजिंग फ्रॉम 660 रुपीज़ टू 24। वही है ना, देखिए 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का है। तो 24, क्योंकि 12 महीने होते हैं ना, फिर 12 महीने होते हैं, तो अगर आप हर महीने 200 रुपया दोगे तो 2400 अपने आप ही हो जाएगा। और 12 महीने होते हैं, अगर रोज़ 55 रुपये देते हो हर महीने का तो 660 रुपीज़ हो जाते हैं। तो इतना पैसा आप यहाँ पे कर सकते हो, और जिससे उनको बेनिफिट मिलेगा लेटर ऑन व्हेन दे विल टर्न 60 ईयर्स, राइट। चलिए, द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज डीडी इंडिया इज नाउ ऑन द ओटीटी प्लेटफॉर्म। ओटीटी का मतलब होता है ओवर द टॉप। जैसे आपका नेटफ्लिक्स हो गया भैया, आपका हॉटस्टार हो गया, अमेजोन प्राइम हो गया, ये सब ओटीटी प्लेटफॉर्म है। क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म की जो रीच होती है ना, वो होती है बहुत ज़्यादा, बहुत सारी कंट्रीज में इनको देखा जाता है। मतलब आप समझ लीजिए कि 2-4 कंट्री को छोड़ के लगभग हर कंट्री में इनकी पहुंच होती है। तो इंडिया में जो हमारा पब्लिक ब्रॉडकास्टर है प्रसार भारती, इसने एक ओटीटी प्लेटफॉर्म यप टीवी
नाम है उसका यप टीवी। शायद आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन ये भी नेटफ्लिक्स की तरह ही होता है, इस पर भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। तो यप टीवी के साथ जो है इन्होंने किया है कोलैबोरेट, ठीक है। और यप टीवी की दोस्तों जो रीच है ना वो 190 कंट्री से ज़्यादा है, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, यूरोप, वेस्ट एशिया, सिंगापुर, मतलब आप हर कंट्री में लगभग समझ लीजिए। और यहाँ पे जो प्रसार भारती द्वारा जो डीडी इंडिया पे कुछ खास प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, वो अभी पूरी दुनिया में शोकेस होंगे। पूरी दुनिया जो है इंडिया के कल्चर को समझ सकती है, देख सकती है, उनकी वैल्यू को समझ सकती है। तो बेसिकली ये हमारी जो सॉफ्ट पावर होती है ना, हमारे जो कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है, उसको एक स्प्रेड करने का तरीका है, राइट। तो जैसे इसका बहुत खास प्रोग्राम आजकल जो काफ़ी हिट है वो है बायोक्वेस्ट। बहुत हिट है। कोविड के रिगार्डिंग जो रिसर्च होती है, हर चीज़ इस प्रोग्राम पे कवर की जाती है। रिसर्च में वो क्या तरीके से फैलता है, कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं, किस तरह के केस जो है इंक्रीज होते हैं, वेव्स वगैरह के बारे में बहुत बढ़िया डिटेल दिया गया हुआ है बायोक्वेस्ट। उसके अलावा और भी कई सारे पॉपुलर प्रोग्राम हैं, इंडिया आइडियाज़, वर्ल्ड टुडे, इंडियन डिप्लोमेसी, डीडी डायलॉग, न्यूज़ नाइट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं। तो बेसिकली इंडिया की सरकार ने किया है। अब ये नहीं बताया इन्होंने कि कितने पैसे इनको दिए हैं, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो पैसे की डील हुई होगी। बट येस, दिस इज़ अ प्रोग्राम, एंड थ्रू दिस प्रोग्राम इंडिया वांट्स टू शोकेस इट्स culture, its value, its ayurveda, yoga and everything to the world, right। ये होता है जी पूरा खेल। अब देखते हैं कल जो हम लोगों ने एमसीक्यूज किए थे वो थोड़ा देख लेते हैं। विच ऑफ दिस इज अ फंक्शन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, रोल ऑफ द इकोनॉमिक बैरोमीटर, वैल्यूएशन ऑफ द सिक्योरिटीज, एनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट एंड सर्विस। दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द अबव। इकोनॉमिक बैरोमीटर मतलब ये समझ लीजिए कि वो, देखिए स्टॉक एक्सचेंज से हमें लगभग लगभग आइडिया चल जाता है, पता चल जाता है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। हालांकि स्टॉक मार्केट का जीडीपी से कोई डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं, लेकिन कम से कम ये आपको एक इंडिकेशन तो बता सकता है ना कि इंडिया की मार्केट में लोगों का बिलीव बढ़ रहा है। अगर मार्केट की बिलीव बढ़ता है तो स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाता है। वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी, ऑफ कोर्स सिक्योरिटी का मतलब वो शेयर्स, इक्विटी, उसी के बारे में बात करता है, तो उसकी वैल्यूएशन करता ही है, बिकॉज इट्स अ प्लेटफॉर्म जो सारी चीज़ें डिसाइड करता है। एनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट एंड द सेविंग्स, ऑफ कोर्स ये तो है ही, तो ऑल ऑफ द अबव इसमें हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू द स्टॉक एक्सचेंज। देखिए नेट एसेट वैल्यू, इनिशियल पब्लिक ऑफर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो इसके बारे में तो बोले ही कि ये तो स्टॉक एक्सचेंज का नाम ही हो गया, तो ये तो बड़ा बेकार सा ऑप्शन था यहाँ पे। इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब ये होता है कि जब भी कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार मार्केट में शेयर्स लॉन्च करती है पैसा अरेंज करने के लिए, उसे कहा जाते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। लेकिन जब दूसरी बार करती है या बाद में करती है उसको बोलते हैं फॉलो एफपीओ, फॉलो पब्लिक ऑफर। तो ये तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट से ही रिलेटेड है। नेट एसेट वैल्यू का मतलब दोस्तों ये होता है कि जैसे मान लो किसी कंपनी के अंदर 100 शेयर हैं और हर शेयर की वैल्यू जो है वह 10 रुपये है, तो उसकी जो टोटल वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है 1000 रुपीज़। लेकिन ये उसकी टोटल वैल्यू है, खर्चा नहीं है ना। तो अगर मैं इसमें से लाइबिलिटीज़ मेंशन कर देता हूँ, अब कंपनी की बहुत सारी लाइबिलिटीज़ भी तो होती है ना, उसको बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। तो नेट एसेट वैल्यू इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द शेयर्स माइनस द लाइबिलिटीज़। तो ये तो डेफिनेटली स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड ही है। नॉलेज प्रोसेसिंग जो आउटसोर्सिंग है ये बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस एक्सपैंड करने से रिलेटेड है, तो ये इसका स्टॉक मार्केट से कोई ऐसा लेना देना नहीं है। बीपीओ तो आपने सुना होगा है ना, जो कॉल सेंटर्स वगैरह होते हैं, बीपीओ का ही एक सब टाइप होता है केपीओ। लेकिन केपीओ जो है वो कॉल सेंटर नहीं होता है। केपीओ में हम लोग क्या करते हैं, नॉलेज बेस्ड आउटसोर्सिंग करते हैं। जैसे खासकर मेडिकल सेक्टर में बहुत पॉपुलर होता है। इंडिया में मेडिकल सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ग्रो भी करता है। तो होता क्या है ना, जो विदेशी जो रिसर्च टीम्स होती हैं वो इंडिया के डॉक्टर्स को या फिर यहाँ पे टीम होती है उनको कॉन्ट्रैक्ट दे देती हैं, और उनके बिहाफ पे जो है हम लोग यहाँ पे रिसर्च करते हैं। तो ये कुछ कुछ इसी तरह का होता है, एजुकेशन रिसर्च बेस्ड होता है। तो उसे कहते हैं नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। तो बिजनेस का मतलब सिर्फ ऑपरेशन करना होता है कि जो भी ऑपरेशन चल रहे होते हैं वो मेंटेन रहें। लेकिन केपीओ का मतलब होता है बिजनेस को एक्सपेंड करना, भैया नया टेक्नोलॉजी खोजना, नया रिसर्च करना। ये एक्सपेंशन के पर्पज़ से होता है, ये एक्सपेंशन के पर्पज़ से नहीं होता बीपीओ, ये सिर्फ ऑपरेशन के पर्पज़ से होता है। उसके अलावा नेक्स्ट एक क्वेश्चन था हमारा, निफ्टी एंड द सेंसेक्स आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट कैपिटेशन, जो है वो इसका नाम होता है। फ्री फ्लोट कैपिटेशन का मतलब ये होता है कि जितने हमारे शेयर्स होते हैं और उनकी वैल्यू से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन इसके अंदर हम लोग वो शेयर्स इंक्लूड नहीं करते जो प्राइवेट शेयर्स होते हैं या फिर जो प्रोमोटर्स के पास होते हैं, वो नहीं करते। तो फ्री फ्लोट शेयर्स कैपिटेशन करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब सभी जी के होंगे कि जितने भी
तो इसके अंदर जो है हम लोग प्राइवेट वाले प्रोमोटर वाले भी करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स एक कंपनी में होते हैं और हर शेयर की वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है। तो थोड़ा सा फर्क होता है फ्री फ्लोट में और कैपिटलाइजेशन में। फ्री फ्लोट में हम लोग प्राइवेट वालों को छोड़ देते हैं, जो प्रोमोटर होते हैं उनको छोड़ देते हैं, जो गवर्नमेंट ओन करती है शेयर्स उनको भी माइनस कर देते हैं, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन में सबको इंक्लूड करते हैं। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, देखिए हर कंपनी अपनी मर्जी से तो शेयर नहीं इशू नहीं कर सकती, तो उसको पहले परमिशन लेना पड़ता है कि भैया आप कितना शेयर इशू कर सकते हो, और ये परमिशन जो है उसके इन्वेस्टर्स देते हैं। तो एक कंपनी जितने भी शेयर्स इशू करने के लिए ऑथराइज्ड होती है, उसको परमिशन होती है, वो उतना ही शेयर कर सकती है। ठीक है। पेड अप कैपिटल का मतलब ये होता है कि जैसे कोई कंपनी पहले प्राइवेट हुआ करती थी, अभी वो सरकारी हो गई, मतलब उसको वो स्टॉक मार्केट के अंदर चली गई है, तो पहली बार इनिशियल पब्लिक ऑफर जब वो इशू करती है और उसको जनता से कितना पैसा मिलता है, उसे कहते हैं पेड अप कैपिटल। ध्यान रखना ये पहली बार का ही होता है, दूसरी बार वाला नहीं होता है। द सिक्योरिटी एंड द एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, एंश्योरिंग फेयर एंड द प्रैक्टिस बाय द कंपनीज इन्वेस्टर प्रमोशन। देखिए क्या लिख रहा है, वो नॉट रिस्पॉन्सिबल लिखा हुआ है। इम्प्रूविंग द अर्निंग्स ऑफ द शेयर होल्डर एंड प्रमोटिंग एफिशिएंट सर्विस बाय द ब्रोकर्स। एंश्योरिंग फेयर प्रैक्टिस तो ये डेफिनेटली करेगा ही करेगा। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन भी करता है ऑफ कोर्स। इम्प्रूविंग द अर्निंग ऑफ द, देखिए ये इसका काम नहीं है ना भैया, आप अपने रिस्क पे इन्वेस्ट करते हो। अब वो आपका पैसा डूबे या आपका पैसा बने, उसको स्टॉक एक्सचेंज से क्या लेना देना है। सेबी का काम थोड़ी ना है कि आप इन्वेस्ट करोगे आपका पैसा बना के देगा, वो तो आपका पर्सनल रिस्क है भैया, ओपन मार्केट है। अगर ऐसे ही सेबी करने लगेगी, पैसा बढ़ाने लगेगी, तो मैं लगा दूंगा कल को 10-20 रुपये, है ना, तो ऐसा थोड़ी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रशिया गिव्स हियरिंग एट द यूएन टॉप कोर्ट स्किप एट UNHRC कार्डिनल कॉल ईस्टर अटैक अ ग्रैंड पॉलिटिकल प्लॉट। देखिए ईस्टर के दिन श्रीलंका में अटैक हुआ था, वहाँ पे कई सारे चर्चिज़ में अटैक हुआ था, कई होटल्स में अटैक हुआ था ईस्टर वाले दिन। तो उसको लेके जो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर ये केस चल रहा है, तो वो मामला बनता है। दूसरा मामला बनता है यूक्रेन के अटैक को लेके, क्योंकि यूक्रेन ने जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अप्रोच किया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो है हेग के अंदर, और UN ह्यूमन राइट काउंसिल का जो है वो है जेनेवा के अंदर में। ठीक है। तो यहाँ पे अप्रोच किया था, लेकिन वो गए ही नहीं, रशिया वाले गए नहीं भैया सुनवाई करने के लिए। बोला हम जाते ही नहीं हैं, अब क्या करोगे बताओ। जब वहाँ पे आप क्लास में जा ही नहीं रहे हो तो टीचर क्या ही पढ़ाएगा आपको। तो ये जो है पूरा मामला बनता है। तो आपके लिए अलग से मैंने स्लाइड यहाँ पे बनाई हुई है ICJ के बारे में। तो हमारे यूनाइटेड नेशन के अंदर टोटल 6 ऑर्गन्स होते हैं, उस 6 में से एक होता है ICJ। ठीक है। 1945 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, 1946 में इसने काम शुरू कर दिया, 1992 में जो है इसको पीस पैलेस जो है मतलब इसको फंक्शन इन द पीस पैलेस में वहाँ पे फंक्शन करता है, उस बिल्डिंग का बेसिकली नाम है ये। 193 इसके अंदर कंट्री होती हैं, इंग्लिश और फ्रेंच इसकी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, और टोटल 15 जज होते हैं इसके अंदर। और ये 15 जज जो हैं दुनिया के अलग अलग कॉन्टिनेंट से, अलग अलग कंट्री से कोटा के बेसिस पे बनाए जाते हैं। ठीक है जी। बाकी एक्स्ट्रा डिटेल है तो आप उसको खुद पढ़ सकते हो। ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में थोड़ा सा देख लेना। 2006 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर जो है इसका वो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। बाकी तो हल्की फुल्की चीज़ें हैं। मार्च में, जून में, सितंबर में इसकी मीटिंग होती है। 3 साल के लिए जो है इसके मेंबर को चुना जाता है। बस ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं। ठीक है। इससे ज़्यादा आपको एग्ज़ाम के लिए रिक्वायरमेंट होता भी नहीं है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के एक्सप्लेनर सेक्शन में। एक्सप्लेनर सेक्शन देखिए क्या कहता है, द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग अ नो फ्लाई जोन। नो फ्लाई जोन, यूक्रेन में जो इशू चल रहा है आपको सभी को पता ही है ना, बहुत भयंकर तरीके से। तो रशिया ने इसको जो है तीनों चारों तरफ से इसके ऊपर अटैक कर ही रहा है, लेकिन इसके रिएक्शन में अभी तक नाटो ने यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन डिक्लेयर नहीं किया है। और जिसकी वजह से जो जेलेंस्की हैं, मतलब जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उसने भी नाटो को अच्छी खासी सुनाई है। उसने कहा है कि भैया देखिए आप ऊपर ऊपर से जो है लिप सर्विस मत कीजिए, एक्चुअली ग्राउंड पे जाके कुछ कीजिए अगर आप हमारे लिए इतना ही कंसर्न हो तो। उन्होंने नाटो को यहाँ तक भी कह दिया कि मेरे देश में जो भी लोग मर रहे हैं उसके लिए आप भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हो जितना रशिया है। क्योंकि गुस्से में आदमी कुछ भी बोलेगा ना यार। क्यों ऐसा क्यों कर रहा है वो? क्योंकि नाटो यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। अब ये नो फ्लाई जोन क्या होता है ये थोड़ा बस आपको बताना है। देखिए नो फ्लाई जोन का दोस्तों मतलब होता है कि जब भी किसी टेरिटरी या कंट्री के ऊपर कोई भी प्लेन जो है वो फ्लाई नहीं कर सकता, इसका मतलब होता है नो फ्लाई जोन। अब आप ये समझ लीजिए जैसे मान लो ये यूक्रेन है, अगर यूक्रेन को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया,
इसका मतलब यूक्रेन के ऊपर कोई भी प्लेन फ्लाई नहीं कर पाएगा, चाहे वो रशिया का हो, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे भैया किसी भी कंट्री का हो। और अगर ज़बरदस्ती डिक्लेयर करने के बाद इसके ऊपर अगर आपका प्लेन आया तो उसको उसी समय बम से उड़ा दिया जाएगा। आर गेटिंग दिस पॉइंट? तो अगर नाटो ने इसको नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया, इसका मतलब ये है कि नाटो को अपने प्लेन्स यहाँ पे तैनात करने पड़ेंगे और अपनी एंटी टैंक मिसाइल्स और अपनी एयरक्राफ्ट बॉम्बिंग एंड ऑल दैट वो सब यहाँ पे डिप्लॉय करने पड़ेंगे। और जैसे ही कोई विदेशी प्लेन यहाँ पे आएगा तो उसको तुरंत के तुरंत उड़ा दिया जाएगा। अब भैया जब रशिया का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है तो रशिया के प्लेन तो आएंगे ही। और रशिया के प्लेन मान लो ऊपर से आ रहे हैं, नाटो ने इसको नो फ्लाइट डिक्लेयर कर दिया तो नीचे से डेफिनेटली नाटो को उसके विमान को गिराना पड़ेगा। तो इसकी वजह से उनके बीच में हो जाएगा डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट, और इसी वजह से नाटो इसको नो फ्लाई जोन डिक्लेयर नहीं कर रहा है। क्योंकि नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करने का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि नाटो डायरेक्टली रशिया के साथ कन्फ्रंटेशन कर रही है, जो कि ना तो नाटो के लिए सही है, ना रशिया के लिए सही है, ना ही पूरी दुनिया के लिए सही है। अगर ऐसा हो गया तो समझ लो वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो बिल्कुल ही पॉसिबिलिटी उसकी हो जाती है। क्योंकि देखिए सन की लीडर है भैया दोनों साइड में, रशिया वाले तो कुछ अलग ही लेवल पे खेलते हैं, तो इसीलिए इसको डिक्लेयर अभी तक नहीं किया गया। तो यही था पूरे का पूरा रशिया मतलब ये नो फ्लाई जोन वाला पूरा किस्सा। बाकी कहाँ से इसको ये पावर मिलती है नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करने की, वो यूनाइटेड नेशन के चार्टर में भी मिलती है जो चैप्टर 3 है और आर्टिकल 39, 41, 42 है। वो कहते हैं कि कुछ खास केस में पीस के माहौल को बनाने के लिए, शांति वार्ता बनाने के लिए आप इस तरह की चीज़ें कर सकते हो। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी इसका प्रावधान है। और ऐसा भी नहीं कि इसको पहले डिक्लेयर नहीं किया गया है, लीबिया के अंदर, बोस्निया के अंदर इसको डिक्लेयर किया गया है, इराक में भी इसको डिक्लेयर किया गया है। इवन इराक में जब डिक्लेयर किया गया था, अमेरिका ने जब डिक्लेयर किया था नाटो ने, तब तो यूनाइटेड नेशन की परमिशन भी नहीं लिया था। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भैया वो परमिशन ही लेना पड़ेगा, कई बार बिना परमिशन के भी हो सकता है। तो यही है पूरा नो फ्लाई जोन का, बाकी से ज़्यादा आपको जानने का जरूरत भी नहीं है। अब बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल सेक्शन पे, रीपिंग द पोटेंशियल ऑफ फीमेल वर्क फोर्स। मतलब जो हमारी फीमेल वर्कशॉप है ना, वर्कफोर्स है, उसके अंदर पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, टैलेंट बहुत ज़्यादा है, स्किल बहुत ज़्यादा है। ज़रूरत है उस स्किल को रीप करने की, मतलब उसको बढ़ाने की, उसको एक्चुअली में ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है फीमेल वर्कफोर्स के अंदर, उसी के बारे में आर्टिकल है। क्योंकि आज वीमेंस डे है तो उन्होंने इसके रिगार्डिंग एक्चुअली 2 आर्टिकल दिए हुए हैं। एक तो ये वाला है एडिटोरियल और ये वाला है वर्किंग वीमेन टू विद अ ड्रीम ऑफ गुड चाइल्ड केयर। ये आप खुद पढ़ सकते हो, ठीक है। और ये वाला मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि इसके अंदर पूरा है क्या। देखिए इनका कहना है कि कोविड के समय में वीमेन को कुछ खास एरियाज में उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ी है, इनका ये कहना है। देखिए क्योंकि जब से डिजिटल टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने अडॉप्ट किया है अपनी लाइफ में, स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी ज़्यादा एक्सेसिबल हो गई है, राइट। तब से वीमेन को के पास जो है वो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ी है। क्योंकि कोविड के समय में एल्डरली, चिल्ड्रन और पर्सनल केयर की डिमांड बढ़ी है। और ये तीनों क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे वीमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, पर्सनल केयर, एल्डरली और चिल्ड्रन, ये पूरे की इन सभी की वजह से ओवरऑल वीमेन के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ी है। ये भी यहाँ पे पूरा मामला इनका बनता है। पहले भी थी लेकिन कोविड के समय में ये थोड़ा सा और बूस्ट हो गया, क्योंकि एल्डरली, चाइल्ड और वो पर्सनल केयर की डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है। वीमेन पार्टिसिपेशन को लेके हमारे यहाँ पे डेटा क्या कहता है? डेटा कहता है कि भैया हमारे यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखें तो वीमेन का पार्टिसिपेशन जो है वो वर्कफोर्स में कम हुआ है। 2005 में सॉरी, ये 32% हुआ करता था, जो कि घटते घटते 2019 में सिर्फ 21% रह गया। कोविड की वजह से 2020 और 2022 में के बीच में जो 2 साल कोविड का जो रहा है, उसके बीच में इन क्षेत्रों में पर्सनल केयर, एल्डरली केयर, चाइल्ड केयर, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। अगर आप इंडिया को ब्रिक्स कंट्री के साथ कंपेयर करो, ब्रिक्स कंट्री में इंडिया में जो फीमेल फोर्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो सबसे कम है।
इवन हमारा जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो बांग्लादेश से भी कम है, वो श्रीलंका से भी कम है, पाकिस्तान से तो खैर ज़्यादा है लेकिन इन दो से कम है, इवन नेपाल से भी कम है। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया को अभी इस फील्ड में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और इंडिया देखिए कि यंग कंट्री है, यंग कंट्री इन द सेंस कि 2020 में हमारी जो एज थी, मीडियल एज, वो सिर्फ 29 ईयर्स थी। तो इंडिया इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इतना यूथ है भैया हमारे यहाँ पे, अपॉर्चुनिटीज़ भी नई नई खुल रही हैं। तो क्या हम लोग इन अपॉर्चुनिटीज़ में वीमेन को जो है ज़्यादा शेयर नहीं दे सकते? ऑफ कोर्स दे सकते हैं और देना भी चाहिए। तो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो यंग पॉपुलेशन होती है, यंग पॉपुलेशन को आप स्किल दीजिए, यंग पॉपुलेशन को आप एजुकेशन दीजिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के अंदर अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठा सकें, हमारी जीडीपी ग्रोथ हो सके और हमें बहुत ज़्यादा डिविडेंड मिल सके, मतलब प्रॉफिट मिल सके। ये मतलब होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड का, जब यंग पॉपुलेशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है और पूरी कंट्री की जीडीपी को आगे लेके जाती है। तो ये हमारे सामने बहुत अपॉर्चुनिटी है। अब बात यहाँ पे आती है कि पोटेंशियल एरिया कौन कौन से हैं जहाँ पे हम लोग इस अपॉर्चुनिटी को टैप कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन जो वीमेन है ऑर्गेनाइजेशन, इसका कहना है कि मतलब वैसे तो पूरी दुनिया का ही डेटा है ये, कि जो नर्सिस हैं और जो मिडवाइफ्स हैं 80% वो फीमेल होती हैं, बाकी 20% जो है मेल होते हैं, ऐसा उसका कहना है। और आपको ये पता है कि अभी कोविड के समय में ये दोनों ही, खासकर नर्सिंग वाला, चाइल्ड केयर वाला, एल्डरली केयर वाला काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं। इंडिया की अगर बात करो, इंडिया में प्राइमरी एजुकेशन में और अर्ली चाइल्ड केयर में यहाँ पे तो वीमेन का ही दबदबा है। ये जो एक्चुअली जो केयर इकोनॉमी होती है ना, केयर इकोनॉमी में वीमेन का पार्टिसिपेशन मेन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो केयर इकोनॉमी होती है ये हाई पेइंग जॉब्स नहीं होती हैं। हाई पेइंग काम तो मिल जाता है लेकिन हाई पेइंग नहीं होती है। हाई पेइंग जो जॉब होती हैं वो होती हैं स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। ये हाई पेइंग जॉब्स होती हैं जहाँ पे मेल ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, फीमेल कम करती हैं। लेकिन जो केयर इकोनॉमी है, जैसे नर्सिंग हो गया, है ना, चाइल्ड केयर हो गया, एल्डरली केयर हो गया, और उसके अलावा कुछ और भी, जैसे आपका टेली कॉलिंग हो गया, राइट, प्राइमरी एजुकेशन हो गया, स्कूल, प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाना, वहाँ पे वीमेन डोमिनेट करती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हाई पेइंग जॉब्स नहीं हैं। एक तो इनका ही नहीं है, मतलब एक नॉर्मल सा भी यहाँ पे तर्क है। तो केयर इंडस्ट्री इज़ मोर लेबर इंटेंसिव। केयर इंडस्ट्री, जैसे मान लो अपने बच्चे की टेक केयर करनी है, आंगनबाड़ी में उसको लेके जाना है, तो ये तो लेबर इंटेंसिव है ना, इसको मशीन रिप्लेस नहीं कर सकती। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको तो मशीन रिप्लेस कर सकती है। आप नया रोबोट लेके आइए, नया मशीन लेके आइए, वो मशीन इंसानों को रिप्लेस कर देगी। तो आर्टिकल का ये कहना है कि ये जो केयर इकोनॉमी है जहाँ पे वीमेन इन्वॉल्व हैं, ये एक गारंटी है एम्प्लॉयमेंट की। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जाने वाला नहीं है, यहाँ पे ऐसा यहाँ नहीं है रोबोट लेके आओगे, ये लेबर इंटेंसिव जॉब होती है। ठीक है। और देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग हेल्थ में और ज़्यादा बेटर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। इससे एक तो हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होगा, और एक देखिए हेल्थ के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं। जब सरकार हेल्थ के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट करती है तो इससे तो एक तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो बनती ही बनती हैं। दूसरी बात, जब लोग हेल्दी होंगे भैया, तो क्या वो आपकी इकोनॉमी में ज़्यादा ग्रो नहीं करेंगे? सीधी सी बात है। जो हेल्दी रहेंगे तो ज़्यादा लंबे समय तक काम करेंगे, लंबे समय तक काम करेंगे तो बीमार नहीं होंगे, मतलब अगर हेल्दी रहेंगे तो बीमार नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे तो डॉक्टर के पास कम कम पैसा खर्चा करेंगे, तो उसको जो है दूसरी चीज़ों में खर्चा कर सकते हैं। तो हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर खर्चा करने का सिर्फ बेनिफिट ही बेनिफिट होता है। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहना है? इनका कहना है कि इंडिया में 2030 तक, मतलब आने वाले अगले 8 सालों में 69 मिलियन जॉब्स की अपॉर्चुनिटी है। इस केयर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं वो लोग, केयर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। चाइल्ड केयर सर्विस थ्रू द कोलैबोरेटिव मॉडल इन द ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस। देखिए आप लोग कैसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो। अब जो वर्किंग महिलाएं होती हैं हमारे कंट्री में, या पूरी दुनिया में ही, बहुत सारी वीमेन को अपनी जॉब से इसीलिए छोड़नी पड़ती है क्योंकि वो या तो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, फिर उसके बाद जो है बेबी हो जाता है, तो वो बेबी को और ऑफिस को मैनेज नहीं कर पाती। लेकिन यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। अगर आप ऑफिस कॉम्प्लेक्स के अंदर ही अगर चाइल्ड केयर फैसिलिटी खोल देते हो तो वीमेन अपने ऑफिस में भी जा सकती हैं, और अपने ऑफिस के कॉम्प्लेक्स में ही, जैसे कोई आंगनबाड़ी टाइप का होता है, प्ले स्कूल होता है ना, इस तरह की चीज़ें,
तो अपने बच्चे की टेक केयर भी हो सकती है। तो बीच बीच में अपने बच्चे को देखते रहो और बीच बीच में अपना जब मतलब काम भी करते रहो, तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नज़र आती है कि नहीं। उस अलावा कहता है कि वीमेन अभी अभी हमारी कंट्री में जो है वीमेन के पास इंटरनेट की एक्सेस कम है। ओनली 25% वीमेन के पास स्मार्टफोन की एक्सेस है, जबकि 41 मैन के पास स्मार्टफोन की एक्सेस है। तो भैया कोविड का समय है, डिजिटल इकोनॉमी का समय है, गिग इकोनॉमी का समय है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीमेन के पास अगर स्मार्टफोन जाएगा तो डेफिनेटली वो हमारी इकोनॉमी में पार्टिसिपेट और ज़्यादा अच्छे से कर सकती हैं। क्या क्या पॉलिसीज़ देखिए सरकार की और मेजर्स ले सकती है। तो वीमेन एंड गर्ल्स एक्सेस टू द हायर एजुकेशन, तो मतलब कॉलेज डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, है ना, यहाँ पे ज़्यादा वीमेन का पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सरकार क्या कर सकती है, स्कॉलरशिप दे सकती है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दे सकती है, हॉस्टल की फैसिलिटी दे सकती है ना। फिजिकल जो है एसेट्स में सरकार जो है फोकस कर सकती है, जैसे इनको क्रेडिट वगैरह देना, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कई सारी स्कीम चला रखी हैं, है ना, फंड वगैरह प्रोवाइड करवाना, वो सारी चीज़ें कर सकती हैं। और बहुत सारी वीमेन ऐसी होती हैं जो घरों से सिर्फ इसलिए नहीं निकल पाती, वो एरिया सेफ नहीं है या फिर सोशल जो है कंस्ट्रेंट्स हैं, तो आप वहाँ पे बढ़िया ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराइए, हॉस्टल फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड कराइए, है ना, ये बेनिफिट यहाँ पे मिल सकते हैं। ऑनलाइन स्किल प्रोवाइड कराइए। अब बहुत सारी वीमेन जो हैं बहुत कंस्ट्रेंट होने की वजह से, जैसे अभी आपको बताया कि उनको घर से निकलना अलाउड नहीं होता, है ना, या फिर वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है भैया, तो वहाँ पे ऑनलाइन स्किल प्रोवाइड कराइए। मतलब कई सारे स्टूडेंट के मेल आते हैं, कमेंट सेक्शन में बताती हैं गर्ल्स कि सर इस ऑनलाइन एजुकेशन से उनको कितना बेनिफिट हुआ है। गांव के जो लोग अपनी लड़कियों को, बच्चों को, स्पेशली गर्ल्स को जो दिल्ली नहीं भेजते थे ट्रेनिंग कोचिंग के लिए, वो गर्ल्स अभी अपने घर पे बैठ के ही सिविल सर्विसेज की कोचिंग कर सकती हैं, और जितने सरकारी एग्ज़ाम होते हैं उनकी कोचिंग कर सकती हैं। जो सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं, कोर्सेज होते हैं, वो ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। अब ये मैं तो ये मानता हूँ कि ये जो कोविड-19 है, इवन ये जो पूरा डिजिटल जो रेवोल्यूशन है, ये लड़कियों के लिए वरदान है हमारे देश में। वो लड़कियां भी जो पहले सोच भी नहीं सकती थी, ऐसे कोर्स कर रही हैं, गवर्नमेंट में जो एग्ज़ाम होते हैं एग्ज़ाम दे रही हैं, एग्ज़ाम क्लियर कर रही हैं। तो मैं तो मानता हूँ कि इनके लिए वरदान है। बहुत सारे गर्ल्स जो है कमेंट सेक्शन में बताती हैं सारी चीज़ें कि सर कितना फ़ायदा हुआ उनको ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से। एक तो पैसा बचता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पेरेंट जनरली गर्ल्स एजुकेशन में ज़्यादा फोकस नहीं करते, इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो ऑनलाइन एजुकेशन में पैसा भी कम लगता है और घर बैठे एक्सेस भी हो जाती है। कितना बेनिफिट है ना। आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी इसको बता सकते हो। कॉन्स्टेंट डायलॉग एंड द एंगेजमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, प्राइवेट कंपनीज के बीच में लगातार कम्युनिकेशन होना चाहिए। गवर्नमेंट स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएं भैया, प्राइवेट फर्म वगैरह को सबको मिला के, तो मतलब घुमा फिरा के वही बात ये कह रहा है। पॉलिसी सपोर्टिंग द एक्सपेंशन ऑफ द केयर सर्विस, तो कुल मिला के सरकार को केयर सर्विस के अंदर और ज़्यादा फोकस करने की यहाँ पे ज़रूरत है। ये था पूरे का पूरा मामला। एकदम बढ़िया आर्टिकल है ये, आप डेफिनेटली इसको एक सेव कर सकते हो फ्यूचर के लिए। यहाँ से मेंस में एक पर्सपेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे डेफिनेटली बनता है। वर्किंग वीमेन टू विद द ड्रीम ऑफ द गुड चाइल्ड, तो ये तो आप तो खुद से पढ़ सकते हो। उसके अलावा कॉल फॉर चाइना ने कहा है कि भैया देखिए पुरानी बातों को भूल जाइए, नया रिश्ता शुरू करते हैं, पुरान है ना, लड़ाई लड़ाई बंद करो, बाकी आपको पता ही है। ऐसा कहना चाइना का कुछ खास ये है नहीं, वैसे तो खास ये भी नहीं है, लेकिन इनका कहना है, मिस्टर स्टालिन का कहना है कि जो बच्चे अभी यूक्रेन से या कहीं से इंडिया में अभी आए हैं, खासकर यूक्रेन से, उनकी पढ़ाई बर्बाद नहीं होनी चाहिए। वो 2 3 4 साल वहाँ पे लगा के आए हैं, उनकी पढ़ाई को आप इंडिया में कंटिन्यू कराइए, ऐसा ये कह रहे हैं। उसके अलावा जो है चाइना ने यूएसए को फिर से गरियाया है। उन्होंने कहा है कि भाई आप इंडिया पैसिफिक नाटो बनाने की बात कर रहे हो, है ना, यहाँ पे भी टेंशन्स हो जाएंगी, तो आप थोड़ा सा ना थोड़ा शांति रखिए। सेंसेक्स जो है प्लंज कर गया 2.74%, आपको ये बता ही दिया है। द लिस्ट ऑफ द FATF एंड द पाकिस्तान पोजीशन, ये हम लोगों ने परसों किया था FATF के बारे में अच्छे से। पाकिस्तान को दोबारा से ग्रे लिस्ट में रखा गया है, उसके बारे में ये पूरा आर्टिकल है, आप इसको भी पढ़ सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, लेकिन जो स्टूडेंट हमारे यहाँ पे नए हैं प्लेटफॉर्म पे, उनको बताना चाहूँगा कि हम लोग फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं। 30 अप्रैल को फाउंडेशन कोर्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। मेंस 2023 का आपके पास रहेगा, 1000 से ज़्यादा घंटे से हम लोग क्लासेज रखेंगे। प्रीलिम्स, मेंस और एसए की टेस्ट सीरीज़ भी आपको दे रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से। एक पिछला एक्चुअली 1 साल से हम लोग इसकी प्लानिंग कर रहे थे ताकि कुछ कमी न रह जाए, तो इसको पिछले साल से ही बहुत सारे स्टूडेंट जो है डिमांड कर रहे थे, कमी ना रह जाए, कोई कंप्लेंट ना रह जाए, इसी के लिए 1 साल हम लोगों ने सिर्फ इसी चीज़ पे काम किया है। तो किसी भी तरह की समस्या आपको होने वाली नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पे क्लिक करिए, प्रोस्पेक्टस जो है उसको डाउनलोड करिए, पढ़िए अच्छे से, आपको क्या क्या सुविधा मिलने वाली है।
एकदम सोचिए विचारिए, दूसरे प्लेटफॉर्म को जो है एक्सप्लोर कीजिए। अगर आपको ठीक लगे तो आप हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो। अभी तो शायद थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी चल रहा होगा, तो डिस्काउंट भी आप वहाँ पे अवेल कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।